और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 इतिहास बुक का उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर 6 लेसन का क्लास जो 7 है उसका 6 लेसन करवा दीजिए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वही करवा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आपको कोई भी सवाल नहीं बनता है या फिर पूछना है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी लेसन का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है, फिर से याद करेगा क्वेश्चन नंबर 1। शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग मंदिर क्यों बनाते थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका जो उत्तर है वो देखिए, शासक यहाँ सो हो जाएगा। शासक, व्यापारी एवं धनाढ़ लोग मंदिर इसलिए बनवाते थे ताकि उनकी धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण हो सके। नाम कमाने के साथ पुण्य कमाने की इच्छा भी रहती होगी। अपने अपने को शक्तिशाली एवं धनी होने की धाक जमाना भी कारण रहा होगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? इसका उत्तर होगा, शहरों में व्यापारी, दस्तकार, शिल्पी या शिल्पकार, आभूषण बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, जूता बनाने वाले, रंग रेंज आदि रहते थे। व्यापारियों में अनाज बेचने वाले और कपड़ा बेचने वाले दोनों रहते थे। बड़े शहर में थोक खरीदार बिक्री भी होता था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के क्या साधन थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो आप लोग देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यापारिक वस्तुओं के यातायात के लिए सड़क विकसित थे। सड़कों पर बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर सामान ढोने के साधन थे। दूर दराज का व्यापार नदी मार्ग से होता था। तटीय क्षेत्र में समुद्री मार्ग का उपयोग भी होता था। बंदरगाहों की अच्छी सड़कों द्वारा जोड़ा गया था। विदेश व्यापार समुद्री जहाज द्वारा होता था। ऊंट भी सामान ढोने के अच्छे साधन थे। चलिए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह मेरा कह रहा है क्या, 17वीं शताब्दी में किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ? इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज, हॉलैंड मतलब डच या आपका और है फ्रांस के यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में ही आ चुके थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। शताब्दी मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये आप लोग बताइए। देखिए शताब्दी मतलब क्या होता है, जैसे 15वीं शताब्दी है तो मतलब इसमें हो जाएगा जब 15वीं शताब्दी, जैसे कि 1491, 92, 93 इस तरह से हो जाता है, समझ गए? मतलब शुरू जो होने वाला रहता है तो उसे 15वीं कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। 5 नंबर में आपका है मिलेन करे, सुमेल करे। यहाँ पर इस तरह से दिया रहेगा तो उसको आप लोग इस तरह से सुमेलित कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए एक में है मंदिर नगर, इसका आप लोगों को मिलाइएगा। 2 में तिरुपति, 2 में है तीर्थ स्थल, इसका लिखिएगा पुष्कर। प्रशासनिक नगर दिल्ली, बंदरगाह नगर गोवा, वाणिज्य नगर पटना। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 6 नंबर है जो कि है आइए समझे। मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए मध्यकालीन भारत में आयात निर्यात की वस्तु की सूची निम्न है। निर्यात की वस्तु, आयात की वस्तु, तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। मसाले, ऊनी वस्त्र, सूती कपड़े, सोना, नील चांदी, जड़ी बूटी, हाथी दांत, खाद्य सामग्री, खजूर, सूती धागे, सूखे मेवे, रेशम चीन से। देखिए इसको आप लोग समझ गए कि थोड़ा देखिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ। निर्यात की वस्तु जो है वह इस साइड है और आयात की वस्तु जो है वह इस साइड है। तो निर्यात मतलब यहाँ से जाता था, आयात मतलब वहाँ से आता था शहर से। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का
कंपनियों के आगमन के कारणों को रेखांकित कीजिए। तो देखिए आप लोग, यूरोपीय व्यापारियों की भारतीय मसाले और बारीक मलमल की भनक लग गई थी। पहले तो भारतीय व्यापारी ये वस्तुएं लेकर, यहाँ पर यूरोप होता है, यूरोप जाते थे और वहाँ से सोना चांदी लादकर समुद्री जहाज़ों से भारत लाते थे। बाद में फारस के व्यापारी मध्यस्थ बन गए और वे भारत से माल लेकर यूरोप जाने लगे। यूरोपीय व्यापारी यह काम स्वयं करना चाहते थे, उन्हें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं थी। अब देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक 1498 में वहाँ की सरकार की मदद से भारत पहुँचने का निश्चय किया। उसने उत्तम महासागरीय का मार्ग पकड़ा और भारतीय तट पर पहुँचने में सफलता पाई। यहाँ से उसने स्वयं व्यापार करना आरंभ किया। अब है, इसके बाद इंग्लैंड, हालैंड और फ्रांस का ध्यान इस ओर गया। ये भी 17वीं शताब्दी में भारत पहुंच गए और व्यापार करना आरंभ किया। अंग्रेज ने कपड़े खरीदने पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए ये दलालों के मार्फत करधा चालकों को अग्रिम रकम भी देने लगे। आगे चलकर विभिन्न स्थान में इन विदेशियों ने अपनी अपनी कोठियाँ बनाई। यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय दलाल दमीन कहते थे। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। अपने विचार में मंदिर के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। देवी देवताओं के प्रति यहाँ के लोग के मन में अपार श्रद्धा रहती आई है। अतः जहाँ जहाँ मंदिर बने वहाँ वहाँ दार्शनिक भी भीड़ जुटने लगी। अधिक लोग के आवागमन के कारण उनके उपयोग की वस्तु की दुकानें खुलने लगी। बाद में यहाँ पर खुलने होता बाद में स्थानीय लोग भी इन उत्पादकों को खरीदने लगे। इसी तरह क्रमशः मंदिर के आसपास नगर विकसित हो गए। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोगों की जीवन में मेल एवं हाटों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए। लोगों के जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका बड़े महत्व की थी। हाटों से वे नित्य उपयोगी वस्तु खरीदते थे। जो अन्न या सब्जी वे नहीं उपजा पाते, उन्हें वे हाट में खरीदते थे। मेल के महत्व इस बात में था कि उत्कृष्ट वस्तुएं मेले में ही उपलब्ध होती थी। देश भर के कलाकार और शिल्पबन अपने उत्पाद लेकर मेले में आते थे। वे ऐसी वस्तुएं हुआ करती थी जो सामान्यतः हाट बाजार में उपलब्ध नहीं होती थी। लोग मेले की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते थे। वहाँ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो जाते थे। आइए विचार करें से। अब है 10 नंबर। इस अध्याय में वर्णित शहर की तुलना अपने जिला के स्थित शहरों से करें। क्या दोनों के बीच कोई समानता या असमानता है? तो इसका देखिए। इस अध्याय के वर्णित शहर चार दीवारों से घिरे होते हैं, लेकिन हमारे जिले का शहर चारों ओर से खुला होता है। वर्णित शहर जैसे हमारे जिले में भी खास वस्तु के खास मोहल्ले थे। यहाँ थोक और खुदरे दोनों प्रकार के व्यापार हैं। जिलों में सरकारी अधिकारी भी रहते थे। राज्य कर्मचारी के अलावा व्यापारी के कर्मचारी भी रहते थे। हमारे जिले के शहर में सड़क और पानी का व्यवस्था के लिए नगर पालिका है, जबकि वर्णित शहर में इनका कोई उल्लेख नहीं है। रात में सड़कों पर रोशनी का प्रबंध है, जबकि वर्णित शहर में इनका कोई उल्लेख नहीं है। अब है 11 नंबर। धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर हो जाएगा।
धातु मूर्ति निर्माण के लुप्त मोम तकनीक के अनेक लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि इस तकनीक से मनचाही आकृति की मूर्ति बनाई जाती है। मोम बर्बाद नहीं होता है। पिघलाकर निकालने के बाद पुनः ठोस रूप में प्राप्त कर लिया जाता था। इस तकनीक में कम ही समय में अधिक मूर्तियां बनाई जा सकती थी। तो देखिए यहाँ पर आइए विचार करें तक हो गया हमारा। तो आज का ये जो चैप्टर था इसका क्वेश्चन आंसर पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।